ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में, जिसमें एक एग्जांपल जो आप कह रहे थे थोड़ी सी उधर इधर है, वो उधर इधर नहीं है, ये स्टेप वाइज करके, ये वाली प्रॉब्लम जो ये वाली आपके पास रिएक्शन है फाइनली ये स्टेप वाइज करके है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने सीखी थी, क्योंकि आप बैलेंस को जस्ट डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं या थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे आपके पास ये रिएक्शन कौन सी है सर, यहाँ पे रिएक्शन आपके पास है आयरन, इसकी हम क्या हाइड्रोलिसिस करते हैं। नहीं, ऐसे भी आप बना सकते हो, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। हाँ, ऐसे आपको बेटर वे में अंडरस्टैंड होगा। आप क्या करते हैं, यहाँ पे पहले एक एटम को बैलेंस करते हैं, फिर दूसरे एटम को बैलेंस करते हैं। ध्यान तो पूर्व पैटर्न, इसकी हाइड्रोलिसिस हम करते हैं। हाइड्रोलिसिस के माने हमारे पास है एडिशन ऑफ वाटर। जब भी हाइड्रोलिसिस का जिक्र हो जाए इट मींस एडिशन ऑफ वाटर। जिस तरह आपने देखा होगा सक्रोज की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, पूछना सक्रोज बायोलॉजी में पढ़ा होगा। शुगर, केन शुगर को हम क्या कहते हैं सर, सक्रोज। कैन यू टेल मी द फॉर्मूला फॉर दैट, C12H22O11, इसको सक्रोज कहते हैं। केन शुगर गैरिश ना इस खेवान सक्रोस आसान तथ मज, इसका दूसरा नाम क्या है सर, केन शुगर। ठीक है, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस के माने हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। तो आपके पास यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक ग्लूकोज का बनता है, दूसरा फ्रक्टोज का बनता है। ठीक है, ग्लूकोज का बनता है दैट इज C6H12O6 और फ्रक्टोज का बनता है दैट्स आल्सो C6H12O6। फर्क क्या है इनमें सर, फर्क एक ही में है, इनके स्ट्रक्चर में, इनकी ओरिएंटेशन। हाँ, नहीं, ये चीज़ ये है केन शुगर, जिसको हम सक्रोज कहते हैं, केन शुगर, या इसको हम सक्रोज कहते हैं। इसको एडिशन ऑफ वाटर किया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, लिसिस का मतलब क्या होता है, टूटना। हाइड्रोलिसिस के माने जब आप पानी में डालोगे इसको ये टूटेगा। सर यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दो, एक ग्लूकोज का बनता है, दूसरा किसका बनता है, फ्रक्टोज का। सुना होगा ना नाम, ग्लूकोज, दूसरा क्या है सर, फ्रुक्टोज। अब दोनों की अगर आप देखोगे ना केमिकल फॉर्मूला क्या है सर, सेम। देखिए इन दोनों की केमिकल फॉर्मूला सेम, लेकिन डिफरेंट क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस स्ट्रक्चर में। आगे जाके पढ़, इनको आइसोमर्स भी कहते हैं, जिनकी केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सर सेम होती है और आपके पास स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो। ये कैसे यहाँ पे नहीं समझना, आने वाले वक्त में सीखेंगे। इसमें कितने कार्बन, 6, कितने हाइड्रोजन, 12, कितने ऑक्सीजन, 6। सिमिलरली अगर आप फ्रक्टोज में देखोगे वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। हाँ, ये फ्रक्टोज FRUCTOSE, फ्रक्टोज, दूसरा ग्लूकोज। अच्छा, ये दोनों आपके पास एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, या आपके पास बॉडी में यूटिलाइज लेकिन ग्लूकोज होता है। और आपको पता है कि फ्रक्टोज जो आपके पास है यूटिलाइज नहीं होता है, ये आपके पास डिपॉजिट कहाँ पे होता है, लिवर पे। ठीक है, फिर कन्वर्ट किस में होता है, पता होगी, फैट में होता है। ठीक है, कोई किसी की मतलब फैटी लिवर ना कहीं गसा, वो इसी की वजह से होता है, दैट इज द फ्रक्टोज। ठीक है, तभी शुगर्स की वजह से सबसे ज्यादा क्या होता है सर, फैटी लिवर। शुगर की वजह से सबसे, जो फैटी लिवर होता है ना वो शुगरी चीज की वजह से होता है। कोई ज्यादा खाना खाता है, लाइकवाइज कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स। ठीक है ना, और इसी तरह आपके पास आप खाते हो ना सर, प्रोसेस्ड फूड्स खाते हो, या बाहर खाते हो, मिठाइयाँ खाते हो, आइसक्रीम्स खाते हो, जंक फूड्स खाते हो, तो वो जो शुगर्स आपके पास होते हैं ना उसमें बैड शुगर होता है। बैड शुगर यहाँ पे इसको भी कहते हैं केन शुगर को, क्योंकि ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये यूटिलाइज होता है, अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाता है फैट में। ये तो बायोलॉजी में आप पढ़ोगे, बायोलॉजी टीचर आपको एक्सप्लेन बेटर वे में कर देंगे वहां पे। हाइड्रोलिसिस का मतलब है शुगर, जो केन शुगर है इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे ये टूटेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ऐसे आप नहीं बता सकते। हनी में वो भी शुगर है, आपके पास डिपेंड करता है किस टाइप, वो तो यूजुअली केन शुगर होगा, दैट इज दिस केन शुगर सक्रोज। हाँ एग्जैक्टली, हमेशा जब भी केन शुगर आएगा ना, केन शुगर मतलब कि सक्रोज, ये हमेशा टूटेगा किस में, ग्लूकोज मॉलिक्यूल और फ्रक्टोज। जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस के माने है एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रो के माने है पानी यहाँ पे, और लिसिस के माने है टूटना, ये टूटता। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में केमिकल फॉर्मूला से कोई डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है। वो स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आप आने वाले वक्त में सीखेंगे, यहाँ पे मैं नहीं बता सकता। ठीक है, अब ध्यान रख लीजिए, मैंने आयरन की क्या यहाँ पे की सर, हाइड्रोलिसिस। क्या की सर, हाइड्रोलिसिस के माने क्या यहाँ पे, एडिशन ऑफ वाटर। तो क्या बनेगा, आयरन का ऑक्साइड, दैट इज फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, और आपके पास यहाँ इवॉल्व क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, लोअर क्लास आपका 8th क्लास है,
8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं पानी के साथ दे इवॉल्व हाइड्रोजन का, लेकिन हर कोई नहीं करता है, आपके पास आयरन यहाँ पे करता है, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए आपके पास ये आयरन लेफ्ट हैंड साइड से कितने हैं? एक ही है। यहाँ से कितने हैं? तो पहला सेंस क्या बनता है? 3 से क्या करो सर? मल्टीप्लाई। तो कितने आए? यहाँ से 3, यहाँ से भी 3, ठीक है। अब कौन देखेंगे हम सर? ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं सर? 4। यहाँ पे कितने हैं? 1 है ना, जब कुछ ना हो तो 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करोगे सर? 4 से। समझ आ रही मेरी बात? आयरन यहाँ 3 थे, यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आगे आयरन की बारी बराबर। अब यहाँ पे क्या सर? ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 1 ही था, 4 1 और 4। जो आगे लगाते हो ना आप, ये सब को मल्टीप्लाई होता है, जो इधर से होता है सिर्फ उसी पर्टिकुलर एटम का होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद किसकी बारी है? हाइड्रोजन। मैंने बोला आपको काम ऐसा करना है कि पिछला काम जो है ना वो बिगड़ना नहीं चाहिए। अब ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है 4 2 और यहाँ कितने हैं? 4 ही। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 4 4 2 और 8। तो देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से नंबर ऑफ एटम्स सेम है, नंबर ऑफ एटम्स सेम बन गए। तो इसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब जो ये करके ना, स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है ना। पहले एक एटम को, जिस तरह मैंने पहले किसको किया? आयरन। फिर इस तरह किसको करके सर? वहां ऑक्सीजन। फिर इस तरह किसको करके? हाइड्रोजन। मैंने एक स्टेप में किया, यहां स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है। आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, वन ऑफ द सेम के लिए हम n लगाते हैं। कुछ भी ऐसे, मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम जिस तरह ऐसे EBIUM, ये शॉर्टकट है। देखिए जहाँ पे अगर कोई टर्मिनोलॉजी आपको समझ नहीं आती है ना, मेजो प्रस्थान सर ये क्या लिखो तो इतना सन, शॉर्ट में ऐसे, या कभी कभार ऐसे लिखते हो RXN रिएक्शन, ठीक है। ऐसे लिखो, इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला से हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये आया समझ? किसी को मत कुछ कंफ्यूजन? आपको आया समझ? आपको आया समझ? तो आया वो समझ, ठीक है। अजय कुमार ये समझ आया? ठीक, आपको आया समझ? इसमें प्रॉब्लम है थे, मैंने इसलिए आप लोगों को पूछा क्या इसकी, तो उसने शायद एम्ब्रो केमिस्ट्री लेक्चर मत लिया भी होगा, एक का दुका लिया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन दैट्स कॉल्ड इनफॉर्मेटिव इक्वेशन। किसकी? नहीं ऐसे तो है नहीं यहाँ पे मिट्टी का तेल, तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन, ये भी है ना, मिट्टी के तेल किसे मंगा रहे हैं। अच्छा देखिए इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन, इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन वो इक्वेशन है जो हमें इन्फॉर्मेशन देगी। ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग देगी सर? ये हमें फिजिकल स्टेट्स के बारे में बोलती है। किसके बारे में? फिजिकल स्टेट के माने आपको पता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज इज दैट टाइप ऑफ चेंज इन विच द केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम, ओनली द स्टेट चेंजेस ऑन। एग्जैक्टली, फिजिकल चेंज में यही होता है। लाइकवाइज आपके पास है H2O, सॉलिड फॉर्म को आइस कहते हैं, लिक्विड फॉर्म को वाटर कहते हैं, गैसेस फॉर्म को वेपर्स कहते हैं। एग्जैक्टली, वाटर वेपर्स। हाँ, और एक एग्जांपल, लाइकवाइज आपके पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड फॉर्म है। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, उसको क्या कहते हैं? ड्राई आइस। ड्राई आइस कहते हैं ना, जिस तरह फायर एक्सटिंग्विशर्स में होता है। सुशासन सॉलिड फॉर्म में, सुशासन प्रेशराइज्ड तथ में, ठीक है। देन यू कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड, बट डायरेक्टली इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फॉर्म, दैट्स कॉल्ड सब्लिमेशन। पढ़ा होगा आपने। ऐसी बहुत, आप किसी को भी कर सकते हो। सपोज आयरन है ना, ये सॉलिड फॉर्म है, मोल्टन फॉर्म में भी बनेगा। फिर अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो ये वेपराइज भी हो सकता है। आपको बात आ रही मेरे समझ? ये वेपराइज भी होगा। जिस तरह आयोडीन के वेपर्स, सुना होगा नाम, आयोडीन के वेपर्स भी बनते हैं। जिस तरह आपने सुना आपके नमक में आयोडीन है, आयोडीन की मात्रा है ना, सुना होगा ना आपने, कॉमन साल्ट जो आप पीते। चलिए ठीक है। अब सॉलिड अगर होगा तो किससे लिखेंगे? S। अगर लिक्विड होगा तो किससे लिखेंगे? L, ठीक है ना। गैस होगा तो सिंपली गैस, या ऐसे एरो करोगे, ठीक है ना। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इफरवंसेस रिएक्शन। बताई थी ना मैंने। इफरवंसेस रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन जहां पे इवॉल्व क्या होगा सर? गैस। रिमेंबर दैट। अगर वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन होगा, मतलब पानी में जो सॉल्युबल होगा। कोई बता सकता है आप में से पानी में क्या क्या चीज सॉल्युबल हो सकते हैं? उस चीज को क्या कहते हैं? शुगर। तो हाँ हाँ सही, सॉल्युबल और डिसोसिएट अलग है, ठीक है। मुझे बता सकता है कोई जो पानी में टूटेगा, उन सारे सबस्टेंस को क्या कहते हैं? किसी को मालूम? उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस तरह आप पीते हैं ना कभी कभार, इलेक्ट्रोलाइट, सुना है ना?
क्यों पीते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? क्यों पीते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? आपको मालूम है? हाँ, टाइप ऑफ एनर्जी मिलती है इसको। लेकिन क्यों पीते हैं? क्योंकि आपको मालूम है हमारी बॉडी के लिए जरूरी है सोडियम की कंसंट्रेशन, पोटेशियम की कंसंट्रेशन, आयंस, कैल्शियम की कंसंट्रेशन। ये आपके पास आयंस नेसेसरी है। लेकिन जब डिहाइड्रेशन होती है ना, पानी के साथ ये आयंस की मात्रा क्या होती है हमारे पास? कम। हमारी बॉडी में ये मात्रा कम कम होती जाती है और अल्टीमेटली इनकी कमी की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं करता है। तो आपका मेटाबॉलिज्म जब ठीक से काम नहीं करेगा तब आपको जैसे कोई चक्कर आ रहे हैं, मतलब आपकी जितने भी फंक्शंस बॉडी में है वो ठीक ठाक नहीं हो रहे। फिर क्या लेते हैं आप? इलेक्ट्रोलाइट, ताकि उनकी मात्रा बराबर आ जाए। ठीक है, यूजुअली आपने देखा होगा सोडियम की लेवल जब कम होती है ना, गसान क्या छ? जंगन छ जुवी चलान छ ना, जंगन छ जुवी चलान, इंसान छ थोद हेकान वथित कहीं, पछ प्रेशर गसान लो, छा गसान? सुना होगा यूजुअली प्रेशर डाउन गसान, कलस करान पत किन दाग, जंगे चलान अतन, पछ वना तो नुन चाय कप चीज अत नुन पियूत ज्यादा पान। वाई? वो क्यों कहता है वो नमक थोड़ा ज्यादा डालना, ताकि आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट की कमी होगी ना वो कम से कम बरकरार रहे वहां पे, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक से काम करे। ठीक छा? कोई कंफ्यूजन? क्लियर अभी तक? चलिए अब यहां पे अगर वाटर सॉल्युबल चीजें होगी आपके पास, उनको हम कहते हैं एक्वस। एक्वस सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो कोई भी चीज पानी में डिसॉल्व होगी। शुगर कैसे आपस में डिसॉल्व हो? हाँ, हो जाएगा, डिसोसिएट नहीं होगा। ये दो चीजें है, एक है डिसॉल्व, दूसरा है डिसोसिएट। बात आ रही मेरी समझ? ठीक है, डिसोसिएट का मतलब होता है अपने कॉरस्पॉन्डिंग आयंस में टूटना। सपोज शुगर की एग्जांपल अभी दो, सक्रोज क्या है? C12H22O11। जब पानी में डालूंगा ना, ये नहीं टूटेगा कार्बन में अलग, ये नहीं टूटेगा हाइड्रोजन में अलग, ये नहीं टूटेगा ऑक्सीजन में अलग, ये नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप नमक को डालोगे NaCl, अगर आप नमक को डालोगे दैट इज NaCl, किस में डालोगे? पानी, एक्वा, ए क्यों मतलब एक्वस मतलब पानी में, क्या बनेगा? Na पॉजिटिव, सुना है ना नाम, एक्वस, प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, 9th क्लास में पढ़ा होगा। इसको हम कहते हैं कैटाइन, इसको क्या कहते हैं? कहते हैं ना। और ये जो आपके पास रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन आपके पास है यहां पे ये सबस्टेंस जो कि टूटता है कॉरस्पॉन्डिंग आयन, इस सबस्टेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स इनटू कॉरस्पॉन्डिंग आयंस, विच डिसोसिएट्स, टूटेगा या आयनाइजेस, आयनाइजेस इनटू, शाबाश, कॉरस्पॉन्डिंग, बोलिए, आयंस, कॉरस्पॉन्डिंग। हाँ एग्जैक्टली, वही तो लिख रहा हूं ना। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है सारी ऐसी सबस्टेंसेस जो कि अपने कॉरस्पॉन्डिंग आयंस में टूटेंगे। कौन कौन टूटता है? याद रख लीजिए, सारे एसिड्स, सारे एसिड्स, सारे बेसिस और सारे साल्ट्स। ठीक है, सारे एसिड्स, सारे बेसिस, सारे, चाहे वीक चाहे स्ट्रॉन्ग। तभी तो हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक एसिड होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास। आई बात मेरी समझ? ये क्या गो स्ट्रॉन्ग थी, क्या गो वीक? ऑब्वियसली नाव तले से फिक्र तरह। स्ट्रॉन्ग मतलब अगर ये टूटेगा ये लगभग लगभग पूरा का पूरा टूटेगा। वीक अगर होगा तो ये पूरा का पूरा नहीं टूटेगा, ये पार्शियली डिसोसिएट हो। पार्शियली का मतलब है थोड़ा, चाहे 10%, 20%, 30%, व्हाटएवर। अच्छा समझ रहा। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना ये साल, तब ये पूरा का पूरा टूटेगा कॉरस्पॉन्डिंग आयंस। ठीक है, फिर प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है? अनडिसोसिएटेड, जो आपके पास सॉलिड वाली सबस्टेंस वहां पे बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। जाग जो बनता है अल्टीमेटली आप फिल्टर पेपर से उसको अलग कर सकते। सपोज सॉल्यूशन है और ऊपर इसके माल ना ये वॉश करा, इस माल ना सह मा डिसॉल्व कत आबस मजन कहें, सो माल रोजान आबस पेठ कनत। कहा समझ रहा? ठीक है, इन द सेम वे जब भी कोई सोल्यूशन बनता है वो प्रेसिपिटेट पानी के ऊपर आ जाता है, फिर फिल्टर पेपर से आप डालते हो, फिल्टर पेपर पे क्या रहता है? वो प्रेसिपिटेट, वो जो सॉलिड आपके पास इंप्योरिटी है, और नीचे सोल्यूशन फिल्टर पेपर के पोर से नीचे आ जाता है। इन दिस वे यू कैन सेपरेट दीज टू थिंग्स। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट को हम क्या करते हैं? एरो जो है ना डाउन साइड लिखते हैं ऐसे करके। किसकी? मैं बताऊं, प्रेसिपिटेट इट इज अ सॉलिड insoluble impurity। impurity का मतलब हमेशा गंदगी नहीं होता है, impurity का मतलब होता है जो चीज आपको रिक्वायर वहां पे नहीं है।
जो चीज़ आपको रिक्वायर वहाँ पे नहीं है वो चीज़ हमारे लिए इम्प्योरिटी माना जाता है। ठीक है, बात आई समझ? चलिए ठीक है। या ऐसा अगर प्रेसिपिटेट होगा तो डाउन साइड एरो, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ प्रेसिपिटेट इसमें है, ठीक है ना, इसी में रहेगी। हाँ कौन? इलेक्ट्रोलाइट आपके पास ऐसा सब्सटेंस है जो कि टूटेगा अपने कॉरस्पॉन्डिंग आयंस में। जिस तरह एग्जांपल मैंने दी नमक की, नमक जब पानी में डालते हैं किस में टूटता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। सपोज अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड Na, बोलो NaOH, 9th क्लास में पोर्मुत NaOH, ये कत मज फटे Na पॉजिटिव प्लस OH, तो ये टूट रहा है अपने कॉरस्पॉन्डिंग आयंस में। इस सब्सटेंस को भी कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ये है साल्ट, ये जो साल्ट, ये जो बेस, ये पढ़ेंगे हम, एक चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है। और इसी तरह HCl सुना है ना हम, HCl क्या मना फैसल, HCl क्या मना वन्यू सा, HCl को क्या कहते हैं शाहिद साहब, HCl क्या गो उजैर साहब, हारिस साहब, HCl क्या मना, हाँ हाइड्रो पद कैल्शियम आयन सब शाबा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये टूटेगा H पॉजिटिव और Cl। तुझु हालत क्या होता है, हालत तुझु गो त्रा वॉशिंग मशीन मज पे त्रा डिटर्जेंट कुस द्रोग पान टाइट एरिया ना, अच्छा थरी साबन त्रा तह मल कड़ माइसल फॉर्मेशन बना, माइसल फॉर्मेशन आप पढ़ो के तक चौपर अटैक तो नीरू डर्ट नेर असल पे नबर। HCl फटे, ये फटे कत मज H पॉजिटिव और Cl, ये भी टूटेगा। अगर ये टूट रहा है तो इसको भी क्या कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। अगर नहीं टूटेगा, सपोज मैंने ये बोला ग्लूकोज ना, सॉरी सक्रो जो आपके पास है ना, ये नहीं टूटेगा कॉरस्पॉन्डिंग इसमें जो आपके पास आए, सपोज मैं बोलूंगा कार्बन में, हाइड्रोजन में, और ये नहीं इसमें टूटेगा। अगर ये नहीं टूटेगा तो ये क्या आपके पास है, ये आपके पास क्या है सक्रोज, फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या है ये फिर किस में टूटा है? कौन? ये नहीं टूटता है। अरे मैं तो वही कह रहा हूं ना, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो टूटते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जो नहीं टूटेंगे उनको क्या कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नाम से ही पता चलता है ना सर, क्या नॉन का मतलब नहीं, क्या नहीं है, ये नहीं टूटेंगे। आई बात मेरे समझ? अच्छा अभी मैंने बोला, जहां रख लीजिए सर, आप बोलोगे अभी तो आपने बोला कुछ यहाँ पे, जब पानी में डालते हैं, पाया था कंफ्यूजन, जब पानी में डालेंगे किसको, शाबाश केन शुगर, मगर ये मत कॉरस्पॉन्डिंग आयंस में टूटता है, स्टिल वहां पे आपके पास लार्जर मॉलिक्यूल्स आपके पास है, वो लार्जर मॉलिक्यूल ग्लूकोज और फ्रक्टोज कॉरस्पॉन्डिंग आयंस में नहीं टूटता है। जो कॉरस्पॉन्डिंग आयंस में टूटेगा, वेदर वो कैटाइन वहां पे बने या एनाइन बने, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वरना हम उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तब होता है 9th क्लास में लेबोरेटरी या 8th क्लास में लेबोरेटरी अगर वुचमुत होता है तत वुचमुत साल्ट सोल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, शुगर सोल्यूशन करान, या तो समझ सरा क्यों? रीजन ये है क्योंकि शुगर सोल्यूशन में आयंस नहीं बनते हैं, साल्ट सोल्यूशन में आयंस बनते हैं। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आपकी 8th क्लास की टेक्स्ट बुक साइंस की जो है ना बुक, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना चैप्टर, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मे पोर्मुत आज ब्रो 12 वरी, तुम कालुक बत याद, 12 वरी ब्रो पोर में तक दक्षिण तरफ सह बन सो एक्टिविटी, वहाँ पे बना क्या कि आपके पास साल्ट सोल्यूशन कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे जो ये शुगर सोल्यूशन ये कंडक्ट नहीं करता है। रीज़न ये है क्योंकि शुगर सोल्यूशन में आयंस नहीं बनते हैं, लेकिन साल्ट सोल्यूशन में आयंस बनते हैं। आयन जहाँ पे बनेंगे वो कंडक्शन दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा अगर आपके पास यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन, सपोज कुछ टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इसी तरह, तो वहां पे हम इंडिकेट वो करते हैं या तो एरो के ऊपर या तो एरो के नीचे। सपोज यहाँ पे मुझे अगर टेम्परेचर, ये वाली रिएक्शन, सपोज ये देखिए, ये आयरन और इसकी क्या हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रही है ना, और यहाँ पे क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड, दिस इज फेरिक ऑक्साइड। रस्ट में आपके पास जिगर मेरा होता है साथ ही में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट्स लाइक दिस Fe3O4.x times H2O, दिस इज रस्ट। अच्छा सा वाटर मॉलिक्यूल कत्या 10, 15, 20, 30, एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, इसी को हम रस्ट कहते हैं। हाँ आपके पास ऑक्साइड की फॉर्मूला यही वहां पे यूटिलाइज होती है, ठीक है।
फेरिक ऑक्साइड, दूसरा होता है फेरस ऑक्साइड, दिस वन Fe2O, आप क्या होना फेरस, फेरस तो ये क्या गो इक्तास नहीं मालूम, अरे बोला है 9th क्लास में मैंने। इक का मतलब होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अस का मतलब होता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक क्या मतलब हो इस पर ब्रोकन अत मज प्रेजेंट Fe2 पॉजिटिव, हुत मज प्रेजेंट Fe3 पॉजिटिव। आयरन की वैलेंसी है या तो 2 है या तो 3, एक्चुअली ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, ये परो इन वलिस वक्त मज बे रचना इंशाल्लाह। इसी में आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़नी है। रेडॉक्स रिएक्शन में वहां पे समझेंगे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, तथी समझो कि यह चार्ज ना 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव अच्छा वना ऑक्सीडेशन नंबर, ये हम वहां पे समझेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थे वो नजर ये क्या लिखे थे सॉलिड, यहाँ पे क्या लिखे लिक्विड, सॉलिड, और यहाँ एरो ऊपर मतलब ये क्या होगा गैस। बात आ रही मेरे समझ। ठीक है, तो यहां पे आपके पास फिजिकल स्टेटस जरूरी लिखनी आपको पड़ेगी, तब उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देता है ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड बनता है और ये गैस बनता है, और यहां ये दो रिएक्टेंट्स है और ये दो शाबाश। एरो सिग्निफाई करता है ये वाला एरो, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर डबल साइडेड एरो होगा तो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल अदर देन हेबर्स प्रोसेस। सर अगर वो एरो नीचे होगा जो H2 के पास है, ये ऐसे सर लास्ट में ये वाला तो प्रेसिपिटेट, अगर ऐसे होता ना तो प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब है ये नियर नेबर गैसेस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म अथ मज रोजान, मगर ये पान गैस तो पाए H2 गैस, तभी आपके पास ये ऊपर की तरफ एरो बना के इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास गैस इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, अच्छा मैंने बोला कि रिवर्सिबल रिएक्शन सर HI जो है ना ये टूटता है I2 में और H2 में। ठीक है, अगर भैया बैलेंस कर ये ना डबल साइडेड एरो है ना, ये फिट याथ मज यम जुड़न वापस याथ मज, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या चीज होना, ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, बताया था इससे पहले है ना, प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड माँ एक 9th में एंड किस रेतस यह प्रॉब्लम तथि घर था ये बूझोस अमिस गर तहरीम यह आय एंड किस रेतस कहें, अमिस ये प्रॉब्लम तथि नहीं आई थी आप मे पाई। चलिए आगे बढ़े, व्हाट इज दिस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सॉलिड लिक्विड कि गैस, ये गैस है, तभी यहाँ पे ब्रैकेट में गैस लिखा है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या छो गैस, और यहाँ पे अगर आप देखिए ये क्या बनता है CH3 अच्छ वना अल्कोहल, अच्छ नाम मिथनॉल, क्या वना ये परो इस ब्रो कुन मिथनॉल, तो बुझ में इथेनॉल मिथनॉल। ठीक है, ये अल्कोहल है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे लिखा है 340 ATM, ये जो लिखा ना ये 340 ATM, 340 ATM, ATM मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपके पास यहाँ पे क्या मेंशन करके है प्रेशर, ये मेंशन करके है प्रेशर, मतलब कि ये रिएक्शन के लिए आपको कितना प्रेशर देना है 340 एटमॉस्फेयर। अगर ये नहीं दोगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड, तो ये आपके पास रिएक्शन कंडीशंस है जो मैंने अभी बोला ना, यहाँ पे ध्यान रख लीजिए। मैंने बोला कि रिएक्शन कंडीशन है ना, चाहे आपको प्रेशर जरूरत है, टेम्परेचर या कैटलिस्ट, ये मैं बोलूंगा कैटलिस्ट क्या होता है, तो आप कहां पे लिखोगे, या तो एरो के ऊपर या तो एरो के नीचे, या तो ऊपर या तो नीचे लिखो। और ये तो मशहूर रिएक्शन है, पढ़ी है ना आपने, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है ना, तो आपको पता है CO2 एक्वस पानी में डिसॉल्व्ड होता है। ठीक है ना, H2O लिक्विड फॉर्म, सनलाइट और क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। अब ये जो सनलाइट है और ये जो क्लोरोफिल है, ये दो सबस्टेंस ऐसे जिनको हम कहते हैं कैटलिस्ट। क्या कहते हैं, हाँ दोनों यहाँ पे एक्ट होते हैं एज कैटलिस्ट। ये क्या कैटलिस्ट समझो, और आपको मालूम है क्या बनता है C6H12O6, व्हाट इज दिस ग्लूकोज, और O2 दैट इज ऑक्सीजन, और H2O जो कि ट्रांसपिरेशन में निकलता है बच्चों ना, पाए तो 90% ऑफ द वाटर ये क्या गसान ट्रांसपिरेशन में, यह अबर हत मज 10% क्या गसान यूटिलाइज आप, बाकी क्या छकान वापस कशर पे। ठीक है, और यूजुअली आपको पता ट्रांसपिरेशन कहाँ से होती है, लीव से, लीव से होते हैं ना सबसे ज्यादा, है ना, स्टोम पाए तो बायोलॉजी मजा से पूर्व पैटर्न पुरमुत। ठीक है, अब ध्यान रख लीजिए इस कैटलिस्ट किसे कहते हैं, कैटलिस्ट किसे कहते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा ऐसी, मुझे यहां से जाना है लाल चौक, यहां से मुझे जाना है लाल चौक,
लाल चौक जाऊंगा मैं, पैदल जा सकता हूं, है ना सर, साइकिलस पे है गसित, स्कूटी पे है गसित, बाइक पे है गसित, बह हेक गाड़ी मज गसित, बह हेक ट्रेन मज गसित, बह हेक जहाजस मज गसित। तो समझ तरह मे क्या वोन ये लेवल वुचू तो बह क्या वन लो लेवल हाई 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 स्पीड क्या इनक्रीज गमस। तो अगर मैं जाऊंगा पैदल मैं लगन 2 घंटे, जाऊंगा साइकिल पे मुझे लगेगा 1 घंटा। एक अच्छा समझ तरह। अगर मैं जाऊंगा स्कूटी पे लेट सपोज मुझे 50 मिनट्स, इसी तरह अगर मैं बाइक पे मान लीजिए आधा घंटा। अब मैं जाऊंगा लेट सपोज गाड़ी में, मैं सा लगन 20 मिनट, पस जन गस बह जहाजस मज मैं सा लगन 5 मिनट। आपको बात आ रही है समझ। अगर आप देखो जो मैंने बीच में ये चीज की ना यूज, इसने रेट ऑफ रिएक्शन को आल्टर किया। क्या किया? ये आल्टर। वहीं क्या कर बम पतन। अब मैं ऐसे भी जाऊंगा, अब मैं ऐसे भी यहां तो इंक्रीज हो गई, यहां तो या गो ना इनक्रीज, मे लोग टाइम कम या लोगा किन गोडस में लगा 2 घंटे एंडस वोदुस बह 5 मिनटन मज। फिर दूसरा ऐसा भी हो सकता है बुछुस पकान इवन बह पैदल, अच्छु बुथ हर्डल्स, अच्छु ट्रैफिक जाम, अच्छु बुथ मो अच्छु धरने दिता इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, तो मुझे टाइम 2 घंटे से ज्यादा लगेगा, 3-4 घंटे। तो ये जो बीच में चीज है इन्होंने मेरी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या किया? डिक्रीज। यही आपके पास ये सबस्टेंस है जिसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? ये जो कैटलिस्ट आपके पास है ना, इट इज अ सबस्टेंस which alters the rate of a reaction, which alters the rate of a reaction। रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है ना, उस स्पीड को ये चेंज करेगा। अब ये चेंज कर सकते या तो इंक्रीज या तो इंक्रीज, या तो यही दो होगी ना, या तो इंक्रीज करेगा या तो क्या करेगा सर? डिक्रीज। आल्टर का मतलब नहीं होता है इंक्रीज, आल्टर का मतलब क्या होता है सर? चेंज। अगर ये इंक्रीज करेगा इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट। व्हाट इज पॉजिटिव कैटलिस्ट? पॉजिटिव कैटलिस्ट करेगा इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन को। जिस तरह मैंने साइकिल यूज किया, जिस तरह मैंने वहां बाइक यूज की, जिस तरह मैंने गाड़ी जहाज का यूज किया, ठीक है, उसने क्या किया सर? इंक्रीज। लेकिन दूसरा आप ये क्या करेगा? ये करेगा इंक्रीज। अगर दूसरा हमारे पास क्या होगा सर? नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा सर? डिक्रीज। जिस तरह वहां मैंने बोला प्रोटेस्ट चल रहा है, हर्डल्स आ रहे हैं, क्राउड वहां पे है, वो तो डिक्रीज करेंगे। आपको बात है समझ। लेकिन ध्यान रख लीजिए एक इंपॉर्टेंट चीज, अनटिल एंड अनलेस नॉट मेंशनड, जब तक मेंशन नहीं करके होगा आप लेना पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या लोगे? सिर्फ लिखा है कैटलिस्ट, ये समझ लेना। ये कौन सा होगा? पॉजिटिव। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? इंक्रीज। यही है, अगर आपने सनलाइट का यूज नहीं किया और क्लोरोफिल का यूज नहीं किया, ये रिएक्शन होगी ही नहीं, ये रिएक्शन होगी ही नहीं। या इवन दो अगर आपने क्लोरोफिल यूज किया, ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है आपको पता है लीव्स में जो प्रेजेंट होता है, ये आपने क्लोरोफिल यूज भी किया, लीव्स का यूज किया, लेकिन सनलाइट अगर नहीं दिया आपने, सालों लग जाएंगे इस रिएक्शन को होने में। लेकिन अगर आप देखोगे सनलाइट का यूज करेंगे, ये रिएक्शन कुछ ही पल में हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन के लिए जरूरी है ऐसे सबस्टेंस। इन सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं सर? कैटलिस्ट। लेकिन ये जो सबस्टेंस है ना, ये खुद को कंज्यूम नहीं करता है। ये सबस्टेंस खुद को कंज्यूम वापस नहीं करता। सपोज मैं साइकिल पे गया ना, यहां से लाल चौक तक साइकिल दरा ना बे वापस एक तरफ बदरस बे तरफ वापस द्रास ना। मैं गाड़ी में गया, गाड़ी ने मुझे उधर छोड़ा, वो जस्ट कैरियर का यूज हुआ। किसका यूज? को ना कैरियर, उसने मुझे उधर छोड़ा, गाड़ी अपनी जगह मैं अपनी जगह। ये खुद कंज्यूम नहीं होता है, वापस एंड में वापस निकलेगा। जिस तरह क्लोरोफिल यूज होता है, क्या क्लोरोफिल खत्म होता है वहां पे लीव्स में? मत ना होता है। फिर से जब भी आपके पास वहां पे स्टार्च बनेगा, जो आपके पास स्टोर्ड फूड होता है किसमें? प्लांट्स में, उसको क्या कहते हैं? स्टार्च। जो एनिमल्स में होता है उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। उसको क्या कहते हैं? स्टोर्ड फूड, ठीक है। अगर यही आपके पास है ना ग्लूकोज, ये स्टोर रहेगा एनिमल्स में, उसको ग्लाइकोजन कहते हैं। स्टोर्ड फूड फैट ना पच बॉडी यूटिलाइज करा तो डॉक्टर से तो कर सा एक्सरसाइज, कर सा खेन कर थोड़ा कम एक्सरसाइज कर, पत क्या गसान यूटिलाइज? वो जो फैट्स है ना वही यूटिलाइज होते हैं, हमारी बॉडी उसी को यूटिलाइज करती है। पच तेमिस फैट मात्रा कम कम गसान और अल्टीमेटली उसका वजन कम हो जाता है। इट इज ड्यू टू द फैट, जो वजन बढ़ जाता है। लेकिन इस तरह स्टोर्ड फूड जो प्लांट्स में होता है तत्केश वना स्टार्च।
अब जो मैंने बोला जो स्टार्च बन गया वंस, क्लोरोफिल क्या खत्म हो जाएगा? नहीं सर, ये क्लोरोफिल स्टिल उधर ही रहेगा। तभी आपके पास जो कैटलिस्ट है ना, ये कंज्यूम नहीं करता है, डू नॉट कंज्यूम इटसेल्फ। ठीक, आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर छा? आपने कहा ना ये सनलाइट अगर नहीं होगी तो बहुत सालों लग जाएंगे, लेकिन अगर सनलाइट होगी तो होगा ही नहीं ना, मतलब अगर सनलाइट होगी ना तो आपके पास जो ये रिएक्शन है ना, ये तो कुछ ही पल में हो जाएगी। लेकिन अगर सनलाइट नहीं भी होगी, इवन दो अगर रिएक्शन होगी भी, लेकिन इसको बहुत टाइम लगेगा, सालों लग जाएगी, या तो नहीं होगी। कोई रिएक्शन ऐसी होती है जो कि कैटलिस्ट के बगैर होती नहीं है, लेकिन कोई रिएक्शन ऐसी है कि कैटलिस्ट के बगैर होती है लेकिन इसको बहुत टाइम लगता है। आपको बात आ रही मेरे से? अगर कैटलिस्ट आर्सेनिक टाइम लगेगा या तो होगी ही नहीं। तो सपोज मैंने ये बोला फोटोसिंथेसिस, अगर सनलाइट नहीं होगी ना तो लगभग ये रिएक्शन होगी नहीं, या तो सालों लग जाएंगे। एनर्जी जरूरी है ना, तो ये लगभग रिएक्शन होगी ही नहीं आपके पास। ऐसी भी रिएक्शन है वो होती है, लेकिन कैटलिस्ट के यूज करने से अल्टीमेटली आपके पास वो फास्ट रिएक्शन बन जाती है, अगर आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट का यूज किया होगा। ठीक है, आई बात समझ? इज दैट क्लियर? बाकी इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में